अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरला शारी और आज का प्रोग्राम हम करेंगे बहावलपुर में बागबानी। बहावलपुर में सिर्फ रिवायती फसलें जो हैं वो सिर्फ काश्त नहीं होती कि गंदम, कपास और बाकी चीज़ें जो हैं। बहावलपुर इतना खूबसूरत खित्ता है, इतना ज़रख़ेज़ खित्ता है कि यहाँ पर फल जो सर्द इलाकों में भी होते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हैं तो वो बहावलपुर में अच्छी पैदावार दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अंगूर के हवाले से और कुछ आपको पोर्शन हम दिखाएंगे अमरूद के हवाले से भी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी के हवाले से भी कि यहाँ अमरूद की क्या सूरत हाल है। पहले इन पोर्शंस में जो है हम बात करेंगे अंगूर के हवाले से। बहावलपुर में कहते हैं कि जी सर्द इलाकों की और बलूचिस्तान के कुछ इलाके और केपी के शायद कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर अंगूर होता है, लेकिन बहावलपुर में कैसे हो सकता है? हो रहा है, बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है और मसाइल भी यकीनन यहाँ पर होंगे क्योंकि ये इस खित्ते का नहीं है तो यहाँ मसाइल भी होंगे। क्या मसाइल हो सकते हैं? बहुत सारे लोग जो है वो इसको काश्त करना भी चाहते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अंगूर की कितनी किस्में हैं जो यहाँ पर कामयाब हैं, कितनी किस्में हैं जो मार्केटिंग के हवाले से जो है वो कामयाब समझी जाती हैं। और बहावलपुर में क्योंकि आजकल ज़रा गर्मी है, हब्स है, तो इसलिए पसीना वसीना थोड़ा सा आएगा, तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं इस वक्त पहुँचा हूँ बहावलपुर में, एक बड़ा खूबसूरत जो है वो बाग है अंगूर का। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, जनाब मकसूदुल हसन साहब, उनका ये बाग है। वो पायनियर्स में से हैं। उन्होंने पहले इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर काम किया और फिर मुख्तलिफ वैराइटीज़ ग्रेजुअली जो है वो इसको लेके आए। उन्हीं से ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई, क्या हाल हैं? खैर खैरियत से हैं? कैसे चल रहा है? पिछले साल भी हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, तो जो नए देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बता दें सेटअप के कब शुरू किया और कितने रकबे पर शुरू किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये 1.5 एकड़ से शुरू किया था, कोई 9-10 साल पहले की बात है। तो मेरे ख्याल से 9वां साल है मुझे इसको फ्रूट लेते हुए। तो उसके बाद मैंने ये जो जिसमें हम खड़े हैं इसकी एक्सटेंशन की थी, ये 1 एकड़ और फिर किया था। अब मेरे पास ये 2.5 एकड़ है और 2.5 एकड़ में माशाल्लाह कोई 14-15 के करीब वैराइटीज़ इसमें शामिल। अच्छा, तो ये ख्याल कैसे आया कि ये यहाँ पर हो सकता है? शुरू में असल में हमारे एक दोस्त थे, वो अमेरिका से कुछ कलमें लेके आए थे, उन्होंने अपने घर में लगाई थी। तो वो जब उनके घर में अंगूर लगा, देखा, वो पका, खाया, तो हमने देखा अगर एक घर में 2-4 बेलों से 10 बेलों से अगर अंगूर चल सकता है तो इसको बड़े पैमाने पर क्यों ना लगाया जाए। फिर हमारे एक दोस्त थे बख्शिन खां में, वहाँ पे उन्होंने 2 कनाल में लगाया। वहाँ से फिर आगे एक्सटेंशन होती, फिर हमने भी वहाँ से लिया, कुछ पौधे हमने बाहर से भी मंगवाए। तो इस तरह से हमने ये काम शुरू किया। फिर जब 1 एकड़ लगाया तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में ही अच्छा खासा फ्रूट आ गया था और बहुत अच्छा रहा था। तो वहाँ से फिर हमने इसको स्टार्ट किया और वहीं से फिर लोगों को भी चालू हुआ, लोग देखने आते रहे, लोगों ने देख देख के आगे इसको बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ से पौधे जो है वो आप लेकर आए और ज़मीन का इंतखाब कितना अहम है इस हवाले से कि ज़मीन अगर ज़ाहिर बात है जहाँ कपास हो रही है, गंदम हो रही है और रेतली ज़मीन भी मतलब यहाँ पर है, तो ज़मीन का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? ये तकरीबन हर ज़मीन में हो जाता है। ज़मीन बस ये है कि कलर ना हो उस ज़मीन में। ये रेतली ज़मीन में भी हो जाता है, मेरा में भी हो जाता है, हल्की मेरा में भी हो जाता है। बस इसमें यह है कि इसमें कलर वाली ज़मीनों, कलर वाली ज़मीन ये बहुत कम होता है, बाकी तकरीबन तमाम ज़मीनों में ये हो जाता है। बाकी जो फ्रूट का किसके पौधों का कहा था, पौधे हमने वही जो अमेरिका से, कैलिफोर्निया से एक दोस्त लेके आए थे, उनसे हमने कलमें ली थी। बाकी फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जब मंसूबा दिया था तो उन्होंने हर फार्मर को 220 पौधे फी फार्मर स्पेन से मंगवा के दिए थे फ्री ऑफ कास्ट तमाम दिनों को। वहाँ से ये ग्रेप असल में शुरू हुआ था, जो गवर्नमेंट लेवल पे हुआ था। तो गवर्नमेंट ने पहले 15 फार्मर थे जैसे साउथ पंजाब के, तो उनको उन्होंने 220 पौधे फी फार्मर स्पेन से मंगवा के दिए थे। अच्छा। तो वहाँ से जब लोगों को 220 पौधे मिले, उन्होंने लगाया, तो वहाँ से ये शुरू हो गया। जब वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने अपने तौर पे भी हमारे कुछ हमने तुर्की से मंगवाए थे, कुछ मैंने खुद स्पेन से मंगवाए थे। कुछ पौधों की कलमें, को बेयर रूटेड पौधे वहाँ से मंगवाए, वो मैंने यहाँ पे लगाए। तो वहीं से हमने इसको फिर आगे मल्टीप्लिकेशन करके उसको आगे बढ़ाया था। अच्छा, तो अब जो यहाँ पर आपके पौधे तैयार हैं, जवान हैं, उनमें से कलमें यहाँ से तैयार करके मतलब और कितना बाग जो है उसको फैलाया जा सकता है, चाहे हम यहाँ की बात करें चाहे कोई और ये भी बताइएगा कि जो यहाँ के लोग हैं उनको ये भी नहीं अंदाज़ा होता कि यार अंगूर की कलम जो है वो कहाँ से मिलेगी, अंगूर का पौधा कहाँ से मिलेगा और इसको मतलब कैसे ख़रीदें। इसका सर ये है कि अगर तो इसका अच्छा पौधा लेना तो जो मास्टर प्लांट है इसके वहीं से पौधे बनते हैं। मतलब अगर मैंने स्पेन से मंगवाया तो मेरे पास मास्टर प्लांट आ गया।
उसमें से मैं कलमे बना के पौधे बना के किसी को दूंगा, वो आगे किसी को देगा, उसके आगे देगा। वो तीसरी चौथी नस्ल जाके वो उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, जो उसका फ्रूट है वो भी चेंज हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो पौधे एक्चुअली लेने चाहिए वो मास्टर प्लांट से ही लेने चाहिए। अगर आपने सही तौर पे पौधे लेने हैं तो मास्टर प्लांट से लेने चाहिए। जो पहले पौधे हैं या बेयर रूटेड पौधे हैं, अगर किसी ने बेयर रूटेड पौधे बनाए हुए हैं, मतलब इसमें बेयर रूटेड पौधा ऐसा होता है कि आपने कलम तो किसी और की लगाई हुई है, उसके बाद उसकी जो हम कहते हैं ना वो कलम उसके ऊपर पैबंद कर दिया, पैबंद के उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो वो ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं वो एक्चुअल हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्राफ्टिंग पहला पौधा होता है। अगर हम उससे आगे कलमे बनाते रहें, उसके दूसरी तीसरी चौथी नज़र में जाके टेस्ट और उसका बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए पौधे तो सबसे पहले ये है कि जो आपको मास्टर प्लांट है आपके, जो उन्हीं से पौधे लेने चाहिए, वही आगे जाके आपका अच्छा फ्रूट देंगे और अच्छा टेस्ट भी वही होगा। तो उसके बाद ये है कि मतलब इसको फरवरी में हम काश्त करते हैं, फरवरी में इसकी कलमें वगैरह बनती हैं। जब इसके पत्ते छत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद इसकी कटिंग होती है, कटिंग में से हम उसकी कलमें बना के थैलियों में या गमलों में छोटों में रख देते हैं, तो वहाँ से पौधे तैयार होते हैं। वो उसके बाद फरवरी और मार्च ये बेहतरीन मौसम होता है इसको लगाने का। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि जो मास्टर प्लांट है उससे अगर आगे इसको लेके जाएँ तो वो ज़्यादा, तो जैसे आप टेस्ट वगैरह की इसकी बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ज़मीन की ज़रखेज़ी के, ज़मीन के नीचे का पानी मीठा, बहुत इलाके होते हैं जहाँ पानी नीचे का नमकीन होता है या खारा होता है, कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे मीठा पानी होता है। इसके टेस्ट के ऊपर जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है नीचे के पानी का, और जब आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो क्या सोच कर करते हैं? एक तो पौधे की ग्रोथ होती है, दूसरा इसके फल के साइज़ के हवाले से भी, इसकी रंगत के हवाले से भी, इसके टेस्ट के हवाले से भी कुछ होता है। जी बिल्कुल जी, ये पूरी एक साइंस है। ग्रेप्स उगाना कोई इतना आसान काम नहीं है, इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने ज़मीन का कहा, पानी का कहा, ये पानी इसका जो नमकीन पानी हो उसमें ये नहीं चलेगा, मतलब इसको मीठा पानी देना पड़ता है। नहरी पानी हो या आप ज़मीन से मीठा पानी ले लें, अगर ज़मीन के नीचे कड़वा पानी है वो नहीं लगाते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि आपकी ज़मीन ऊपर वाली ठीक है, उसमें आप फर्टिलाइजर डाल देंगे, उसको ज़रखेज़ बना देंगे। इसमें सबसे जो मैटर करता है वो गोबर की खाद होती है। अच्छा, वो नेचुरल खाद है गोबर की, वो आप जितनी भी इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसमें से आप फास्फोरस पैदा होती है, उसमें आप ये यूरिया डाल दें तो उससे जल्दी गल जाती है। अच्छा। ये बेहतरीन जो हमारी नेचुरल खादें हैं ना, लोग वैसे भी सारे इस्तेमाल करते हैं, DAP दूसरी तीसरी होती हैं, लेकिन जो नेचुरल खाद है हमारी वो गोबर ही है। अच्छा, गोबर से एक तो ज़मीन की ज़रखेज़ी होती है, दूसरा पौधे की बढ़ोतरी बड़ी अच्छी होती है, उसमें बड़ी अच्छी ताकत मिलती है। तो गोबर की खाद डालें, उसके बाद DAP भी इसमें डालनी पड़ती है, DAP भी डालते हैं, इसके बाद इसको यूरिया भी डालते हैं, फिर SOP सल्फेट ऑफ पोटाश भी डालते हैं। इसकी एक पूरी साइंस है कि इसको हम टेस्ट इसका बनाने के लिए इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो पूरे इसमें पूरे करने पड़ते हैं। मसलन उसमें फास्फोरस है, उसमें पोटाशियम है, उसमें कैल्शियम है, उसमें सल्फ़र है, गंधक है, ये सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ती हैं। और इसका भी एक हिसाब होता है, ये आपने कब देनी है और कितनी मकदार में देनी है। ठीक है, ना तो हम एकदम से ज़्यादा दे सकते हैं, ना हम एकदम से कम दे देते हैं। फी पौधा होता है, मतलब 1 साल का पौधा है तो हमने उसको थोड़ी देनी है, 2 साल का तो उससे ज़्यादा होती है डोज, 3 साल का तो उससे ज़्यादा होती है, 5 साल का तो उससे ज़्यादा डोज होती है। इस तरह जितनी इसकी पौधे की मैच्योरिटी आती है उसी के हिसाब से हमने इसको फर्टिलाइजर देनी होती है, उसी के हिसाब से बाकी चीज़ें देनी होती है। फिर इसमें पानी का भी हिसाब रखना पड़ता है। जब फ्रूट, वैसे तो हम रूटीन में अगर आप सर्दियों में इसको पानी 1 महीना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 दिन 20 दिन महीने बाद दे दें। गर्मियों में इसका होता है, गर्मियों में उसको रूटीन से पानी देना पड़ता है, हफ्ते बाद दे दें। लेकिन जब फ्रूट आपका मैच्योरिटी पे हो उस वक्त आपको पानी इसका कम करना पड़ता है। सही। हाँ, अगर आप इसको पानी लगाते रहेंगे तो चूँकि तना ज़मीन से पानी खींचता जाएगा और फ्रूट में डालता जाएगा तो फ्रूट आपका फीका हो जाएगा। अच्छा। हाँ, फ्रूट को स्ट्रेस देने के लिए, चूँकि तने में बहुत सी चीज़ें जो है ना इसके मादनियात वो अपने जज़ब करके स्टोर की हुई थी। जब आप इसको पानी कम करते हैं, इसको थोड़ी सी स्ट्रेस देते हैं, तो जो फ्रूट आपका है वो जो तने में है इसके इंग्रेडिएंट सारे उसमें जमा होते हैं, तो फिर उनको वो अपने इस्तेमाल में लाता है, तो वो सारी चीज़ें जो फिर अंगूर में मिठास में इसके टेस्ट में वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल सही कि इसका जो इंग्रेडिएंट हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात मकसूद भाई ने बताई है कि इसका जो तना है उसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने अंदर ये स्टोर भी करता है। ये जो पौधे है इसकी खासियत है, और जब आप इसको इरिगेट करते रहेंगे, पानी इसको लगाते रहेंगे, तो ये पानी जो है वो आपके फल में जाए, वो देता रहेगा, उसको सप्लाई करता रहेगा, और उसका टेस्ट जो है वो, उसकी मिठास जो है वो कम हो सकती है। अच्छा मकसूद भाई, एक चीज़ और कि मैंने कुछ अमरूद की बात करें, आम के हवाले से भी मैंने देखा, अनार के हवाले से भी ख़ास तौर पे हमारे कुछ हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर उसका साइज़ बढ़ाना है तो आपको फ़लाँ खाद जो है या कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसका कलर उसके ऊपर शाइन लानी है,
उसकी मिठास बढ़ानी है, तो क्योंकि यहाँ पर जो आप मुख्तलिफ़ अक़साम आपने की हुई हैं, तो इसके साइज़ के हवाले से, इसके कलर के हवाले से, इसके मिठास के हवाले से भी कुछ आप इसके काम करते हैं? बिल्कुल जी, एक तो इसका नेचुरल साइज़ होता है, मतलब इसमें जिस तरह की वैरायटी है, गोला है, छोटा है, परलेट है, उसका साइज़ छोटा होगा। शुगरा वन है, वो भी गोला होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है। सुल्ताना सी है, ये लंबा होता है। मतलब फ्लेम टू के है, वो भी मोटा होता है। कार्डिनल है। एक तो इसका अपना साइज़ होता है, वो उस हिसाब से पौधा अपना ये जो फ्रूट है अपना साइज़ बनाता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको उसकी पूरी नहीं देंगे ताकत, या उसकी जो जितनी इंग्रेडिएंट है वो पूरे नहीं करेंगे, तो उसका अपना नेचुरल साइज़ भी नहीं होगा। मतलब नेचर साइज से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाज़ का होता है कि फ्रूट बहुत ज़्यादा लग गया, उतनी उसको पौधे को खुराक नहीं थी, खुराक कम थी पौधे ने, क्योंकि अगर आपके 10 या 12 बंच हैं तो उसमें वो खुराक देगा, अगर 15 बंच है तो 15 में वो तकसीम कर देगा। तो इस तरह से खुराक की कमी हो जाती है। इसका जो शाइनिंग है और फ्रूट की मिठास है और फ्रूट के जो ज़्यादा है, जो मोटा करना है, सल्फेट ऑफ पोटास है, जिसको हम पोटाशियम भी कहते हैं। हम रूटीन में पोटाशियम कहते हैं, वैसे सल्फेट ऑफ पोटास SOP उसको कहते हैं। ये बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ अंगूर में नहीं, तमाम फ्रूट में मैटर करता है, सब्जियों में मैटर करता है। मतलब मैंने खुद यहाँ पे सब्जियाँ भी उगाई थी। हम अगर कद्दू हमारे एक दिन में 10 मन उतरते थे, अगर जिस दिन हम पोटाश डालते थे अगले दिन 14 मन हो जाते थे। अच्छा, ये इसका फ़र्क पड़ता है, इसके फ्रूट में भी फ़र्क पड़ता है, इसके साइज़ में भी फ़र्क पड़ता है और इसकी मिठास में भी फ़र्क पड़ता है पोटाशियम से। ये पोटाशियम है जिसमें आप इसको मीठा ज़्यादा कर सकते हैं इससे। ये तमाम फ्रूट में है, मतलब सिर्फ अंगूर में नहीं है, बाकी फ्रूट जितने हैं उसमें भी पोटाशियम बड़ा मैटर करता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि इसकी पूरी एक साइंस है, अंगूर की भी और जितने भी फल हैं उसके हवाले से भी। तो अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो अपनी ये तुड़ाई जो है वो इसका अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसकी बहुत सारी जो है ब्रांचेस वो खाली हो भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। मकसूद भाई, ये भी बताइएगा कि अगर हम इसको ये मेरे ख्याल में सुंदर खानी जिसको हम कहते हैं, ये वो वाली वैरायटी है, या मुख्तलिफ़ ऐसी वैरायटीज़ जो बलूचिस्तान के इलाकों में होती हैं जहाँ का ये अंगूर बेसिकली समझा जाता है, वहाँ पर होती हैं, वहाँ पर इसकी पैदावार, वहाँ पर इसकी क्वालिटी और यही किस्म जो है वो यहाँ पर, एक तो ये बताइएगा उसकी औसत पैदावार में और उसकी क्वालिटी में, उसके जायके में क्या वहाँ का और यहाँ के का फ़र्क होगा। और दूसरा ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि 1 एकड़ पे अगर किसी ने नया लगाना है तो उसके लिए फिर कितना ख़र्च उनको चाहिए और कितनी इससे आमदनी हासिल हो सकती है। जी, जैसे कि आपने वैराइटीज़ के मतलब पूछा है, वैराइटीज़ तो हर इलाके की अपनी अपनी डिफरेंट है। ये सुल्ताना सी हमारे यहाँ होता है, तो जो ठंडे इलाके हैं उधर सुंदरखानी होता है वो, क्योंकि ये इसको हम लोग आम अर्फ में कह तो देते हैं कि सुंदरखानी, लेकिन ये सुंदरखानी नहीं है, ये सुल्ताना सी है। इसका और उसका टेस्ट में भी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ लोग रूटीन में जाता है, बाज़ार में जाता है तो उसी तरह का वही साइज़ है, वही रंगत है, वही सारे लोग यही कहते हैं ये सुंदरखानी है। लेकिन हर इलाके का अपना अपना फ्रूट है, उसका अपना अपना टेस्ट है। सुंदरखानी का टेस्ट और है, सुल्ताना का टेस्ट और है, वहाँ का जो गोला है उसका टेस्ट और है, हमारे यहाँ परलोट होता है गोला, उसका टेस्ट और है। वो ठंडे इलाके में होता है, उसकी अपनी साइंस है। यहाँ जो गर्म इलाके में होता है इसकी अपनी साइंस है। चूँकि हमारा टेम्परेचर 47, 48 आजकल चल रहा है, आप देखें इस टेम्परेचर में हम इसको सर्वाइव किए हुए हैं। वहाँ पर ठंडा इलाका है तो वहाँ पर ठंडे में ये पकता है। इसमें उसमें फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में भी फ़र्क है, क्योंकि हर एक वैरायटी है, उसके अपना अपना टेस्ट है, अपने अपने इलाके का अपना अपना टेस्ट होता है। ये तो हम उसके साथ मैच कर ही नहीं सकते। सही। और दूसरी बात जो आपने कही है, इसका जो तैयारी का ज़मीन में लगाने का उसका है खर्च, वो जो आता है कि खर्चा इसमें जो है कि एक तो वैरायटी आपने कौन सी लगानी है, पौधा आपको कितने में मिलेगा। 30 रुपये से लेकर 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये तक लोग पौधे देते हैं। जो अच्छी वैरायटी हैं वो 80-100 का मिल जाता है, जो सस्ती हैं वो 30-50 का मिल जाता है। तो एक तो पौधे का खर्चा होता है, पौधे का आप लगा लेंगे 50 से 1 लाख तक खर्चा होता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर है, इसके पिलर हैं, तारे हैं, बाकी जो लेबर शेबर होती है वो तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा हुआ है। 2.5 और 1 आप अगर कर लें 3.5 लाख और बाकी 50,000 लेबर का आपकी तैयारी ज़मीन की डाल के तकरीबन 4 लाख में ये पूरा एकड़ आपका लग जाता है। अच्छा, इसका ये है कि ये खर्चा आपका सिर्फ 1 टाइम है। सही। इसके बाद आपने कोई खर्चा नहीं करना। इसके बाद हर साल इसकी मेंटेनेंस ही करनी है, कि आप इसकी कटिंग करनी है, शाख तराशी करनी है और बस बाकी इसमें जो इंग्रेडिएंट है, खाद वगैरह डालनी है, पानी लगाना है। बाकी उसके बाद इसका जो खर्चा वो नहीं होता। या स्प्रे वगैरह होगी उसका खर्चा आ जाएगा। जो इसमें असल में बीमारियाँ होती हैं, फंगस सबसे ज़्यादा अटैक करती है इसको। इसके अलावा कोई ख़ास बीमारी नहीं होती। फंगस है, फंगस मुख्तलिफ किस्म की होती है, वो पाउडरी होती है और वो दूसरी डोनी होती है। ये इस तरह की फंगस लगती हैं जो इसको ख़राब करती हैं। आम रूटीन में इसकी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको स्प्रे करनी पड़ती है।
तो वो स्प्रे भी इसकी रूटीन में मतलब जब एक तो होता है इससे बचाव के लिए करनी पड़ती है, अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो वो उसके तदारक के लिए तो इसकी आमदनी, इसके अगले ब्रेक में हम इसके बीमारियों पर भी बात करते हैं, इसकी आमदनी के हवाले से बताइए। आमदनी के ये है कि पहले तो जब रमज़ान शरीफ में आता था तो अच्छी खासी होती थी, 5 लाख 6 लाख पर एकड़ इसका दे जाता था। अब 2-3 साल से चूँकि रमज़ान शरीफ के बाद मारा है, अभी वो फ्रूट बाकी फ्रूट भी जो है उसका भी आप रेट देख लें, इसका भी रेट देख लें, वो बाकी फ्रूट भी सारे डाउन है। वो आलू खारा हो गया, खुबानी होगी, वो भी 200-150 रुपये बाज़ार में बिकती है। हालांकि यही चीज़ें पहले रमज़ान शरीफ में तो 400 रुपये किलो लोग फ़रोख्त करते थे, उस वक्त रेट अच्छे मिलते थे। आज का रेट थोड़ा सा कम है, आजकल ये 2.5 लाख 3 लाख पर एकड़ में मतलब ये इसमें बचत आती है। दूसरा ये है कि इसका थोड़ा सा मार्केटिंग का मसला भी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारा पंजाब में लग गया है और ज़मींदारों को भी पता नहीं इसका फ्रूट का टेस्ट कैसे है। बिल्कुल ऐसे जी, इसकी मार्केटिंग के भी इश्यूज़ हैं, इसकी मार्केटिंग, इसकी बीमारियों के हवाले से जो है वो भी बात करेंगे और मज़ीद आपको ज़रा बाग की सैर भी कराते हैं। और यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम ज़रा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बाग से निकले हैं, क्योंकि अंगूर की हर तरफ से बेल्स हैं और बिल्कुल बंद सा माहौल है, तो पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा पीछे हुई अंगूर का बाग है, जाली वाली, बिल्कुल सब कवर किया हुआ है। आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं, एक तो भावलपुर के अंगूर के ऊपर, और भावलपुर में अंगूर की कौन सी अब हम किस्मों के ऊपर भी बात करेंगे और उनकी फिर मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे, उनके बाई प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है वो मतलब बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, उसके जूसेस के हवाले से भी बात करेंगे और इसकी बीमारियों के हवाले से भी। और दूसरा फिर प्रोग्राम के आखिर में जाके अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो अमरूद है यहाँ पे, वो कितनी पैदावार दे रहा है, कितना आपका ख़र्च होता है, कितना आप उससे मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और भावलपुर का जो अमरूद हम आज आपको दिखाएंगे या अंगूर भी आप देख रहे हैं, तो उनका उसका जो टेस्ट है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, वो इसको फेवर कर रहा है। तो ये फल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मकसूद भाई, ये फरमाइएगा कि जैसे अभी हम वहाँ पर भी बात कर रहे थे, अक़साम के हवाले से ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी वैराइटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, मार्केटिंग जो है वो कर रही हैं, और भावलपुर में आपने किस तरह, कितनी वैराइटीज़ जो हैं आपने लगाई हैं, और आपको लगता है कि कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रिस्पांस कर रही है? कि जो वैरायटी का आपने पूछा, तो वैरायटी के सिलसिले में यह है कि वैरायटियाँ तो वैसे जो हमारा रिसर्च सेंटर है चकवाल का, बरानी ज़रूरी रिसर्च सेंटर चकवाल, उन्हें 48 किस्में हैं जो अब तक कामयाब करार दी हैं कि पंजाब में जो हो सकती हैं, 48 के करीब। हमारे इलाके में चूँकि ज़मींदारों ने ज़्यादा 3 या 4 किस्में हैं, किसी ने कैंगरू भी लगाया हुआ है, किसी ने सुल्ताना सी है, कोई शुगरा वन है, परलट है, थॉमसन है, कार्डिनल है, ये फ्लेम 2K है, इस तरह की वैरायटी लगाई हुई है। मार्केट में तो हमारे जो अंगूर सेल होता है ना, वो 2 ही होता है, वो आम रूटीन में कहते हैं या गोला है या सुंदरखानी है, ये 2 हरफ आम में सारे हैं। अब गोले में क्या है, गोले में परलट भी है, गोले में वो शुगरा वन भी है, गोले में वो क्रिम्सन भी है, बस 2-3 काफ़ी सारी वैरायटियाँ गोले में हैं। लेकिन चलती मार्केट में यही है, किसी को कोई नहीं पता ये अक़साम क्या होती है, ठीक है ना, वो यही कहते हैं ये गोला है या सुंदरखानी है। इक़साम इसकी मुख्तलिफ है, मेरे पास 12-13 इक़साम है, जिसमें मैंने विटो ब्लैक लगाया हुआ है, फ्लेम 2K है, शुगरा वन है, आटम रॉयल है, क्रिम्सन है, कार्डिनल है, परलट है, थॉमसन है, ये काफ़ी सारी वैरायटी है, सुल्ताना सी है। अब जो हमारे मार्केटिंग होती है, जो मार्केट में चलती हैं, वो ज़्यादातर जो चलती हैं वो हमारी ये जो ग्रीन और येलो अंगूर है, ये चलता है। उसमें गोला और सुंदरखानी, जैसे मैंने आपको कहा, सुंदरखानी में हमारे इलाके में सुल्ताना सी हो रहा है, वो अच्छा है और उसकी अच्छी मार्केट है और उसका रेट भी अच्छा लग रहा है। दूसरा गोला है, गोले में परलट जो है वो छोटा सा बारीक होता है, छोटा होता है। जो शुगरा वन है उसका साइज़ बड़ा होता है, देखने में खूबसूरत है और वो मीठा भी है, उससे भी ज़्यादा मीठा है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। तो ये जो ज़मींदारों को मार्केटिंग के लिहाज से है, वो शुगरा वन और ये सुल्ताना सी, ये हमारे इस इलाके में ये बेहतरीन है। ये जो टेबल वैराइटीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं टेबल वैराइटीज़ की बात कर रहा हूँ। लाल कलर का जो अंगूर है वो आप अगर पोश इलाकों में चल जाएं, लाहौर में किसी मार्ट में चल जाएं, दूसरे तीसरे में चल जाएं, उसमें जो हमारा विटो ब्लैक है, ब्लैक वाला, अगर हम यहाँ मार्केट में बेचते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये किलो से ऊपर नहीं लेता। लेकिन वहाँ मार्ट में जाएंगे तो वो लिखा होगा 450 ग्राम और रेट है उसका 600 रुपये, मतलब इसका कोई 1200-1300 रुपये किलो वो बेच रहे हैं मार्ट वाले। यही अंगूर है, वो उसकी पैकिंग ज़रा अच्छी हो जाती है, उस पर कंप्यूटराइज स्लिप लग जाती है, उसका वज़न हो जाता है 450 ग्राम, आधा किलो भी नहीं लिखेंगे, 450 ग्राम उसका रेट लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 600 रुपये। वो डब्बा लोग 600 रुपये देंगे और चुप कर खरीद लाएंगे।
वो इस तरह से वहाँ पे मार्केटिंग जो ना उस तरह जो मार्ट में जो बड़े शहर में उसमें जो कलर अंगूर है वो ज़्यादा महंगा बिकता है, दूसरा जो है वो सस्ता बिकता है। हमारे जो इलाके हैं इसमें जो मार्केट में आप जाएँ रेडियो दूसरे तीसरे में, इसमें हमारे जो ग्रीन और ये येलो वाला पक हो जाता है, ये हमारा इधर रेट अच्छा मिलता है, ये ज़्यादा जाता है। और ज़मींदारों को अगर उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से अपनी फसल को मंडी में भेजने के लिए लेना, तो उसके लिए मैं करूँगा इस इलाके में जो हमारे हैं वो सुल्ताना सी, शुगरावन, विटो ब्लैक ये ज़्यादा चलते हैं। बाकी जो कलर्ड ग्रेप्स हैं उसमें किंग रूबी है, कार्डिनल है, बाकी और 2-3 वैरायटियाँ हैं जो इधर चल रही हैं। वो ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं वो जूस वाली हैं। कलर मार्केट में ने उसका रेट भी कम मिलता है, लोग खरीदते भी कम है। वो जूसेस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अब लोगों ने लगा तो लिया, लेकिन जूसेस की फैक्ट्रियाँ कम हैं। दूसरे फैक्ट्रियाँ जो मुख्तलिफ ब्रांडेड की फैक्ट्रियाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कल को कोई मसला ना बन जाए, वो ज़्यादातर अपने इस्तेमाल करते हैं, उनके टेस्ट दुबई से मिल जाते हैं, उसमें जूस नहीं होता एक्चुअली। जिस तरह से वाइटनर है, दूध कहते हैं जी वाइटनर है चाय वाला, दूध नहीं होता उसमें, वो टी वाइटनर है सिर्फ, उसमें दूध होता ही नहीं है। इसी तरह से जो जूस बोलते हैं उसमें भी यही उनके फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, जूस बना के देते हैं। अगर एक्चुअली ये यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लग जाएँ जिसमें ये जूस बनाने वाली हैं, हमारे इधर बहुत पंजाब में होता है। अगर कंजप्शन अंगूर की हमारा ज़्यादा हो जाए तो लोग ज़िम्मेदार इसको ज़्यादा काश भी करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, उनका ये मार्केटिंग भी ज़्यादा होगी। अभी मार्केटिंग के हमारे मसाइल हैं कि चूँकि अभी टेबल वैराइटीज़ हैं, सारी फैक्ट्री है कोई नहीं, कोई लेने वाला है कोई नहीं, सिर्फ मार्केट में भेजना है। मार्केट में कितना भेज देंगे, कितना लोग इसको परचेज़ कर लेंगे, कितना ख़रीद लेंगे। वैसे भी आजकल कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है, कुछ कोरोना का मसला आ गया, कोई दूसरे आ गए, तो इस लिहाज से कैपेसिटी कम होने की वजह से अब ग्रेप्स ज़्यादा आ गया मार्केट में, तो रेट लोगों को ज़िम्मेदारों को बहुत कम मिल रहा है। उसका जो रिटर्न है ना, जो हमारा इसका जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छा मकसूद भाई, ये बताइएगा कि जो कुछ लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि जी हमारा जो अंगूर है वो पिचक गया है, उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा, या ऊपर हम देखते हैं कि कुछ जो गुच्छे होते हैं वो वैसे ही बड़े ही नहीं होते, जब छोटे होते हैं तो वहीं पर खुश्क हो जाते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा उन्होंने साइज़ किया तो फिर वो उसको खुश्क हो गए, इसकी क्या वजह होती है? जी, जिस तरह से आपने साइज़ के बारे में पूछा है कि गुच्छा पिक जाता है, तो मेन वजह तो ये होती है कि आपके अगर एक पौधे में आपने 10 उसकी पावर थी कि 10 गुच्छे आपको दे, उसमें आपने 20 ले लिए। एक तो वो होता है अनमेच्योरिटी के आपका पौधा का साइज़ कम था या उसमें खुराक कम थी, आपने उससे फ्रूट ज़्यादा ले लिए। अगर ज़्यादा फ्रूट लेंगे तो साफ ज़रा वो फ्रूट इतना मैच्योर नहीं होगा, उसमें से कुछ कुछ तो मैच्योर हो जाएंगे लेकिन बाकी छोटे रह जाएंगे। दूसरा होता है उनमें इंग्रेडिएंट की कमी हो जाती है, मसलन आपने उसको वक्त पे उसकी जो खाद थी या गोबर था या नाइट्रोजन थी या सल्फ़र था, गंधक, ये चीज़ें उसको पूरी प्रोवाइड नहीं की, तो उस वजह से भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सेम लाइक जैसे बच्चों को आप जिस तरह से खुराक देते हैं, बच्चे उसी तरीके से बढ़ोती रहती है, ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं। इसको भी पूरा इसका हिसाब रखना पड़ता है कि कौन सी खुराक कितने टाइम पे देनी है, तो उसी तरह से उसकी ग्रोथ होती है शुरू से लेकर आखिर तक। अब मतलब जब इसका पहले छोटा सा एक बेरी लगता है, ब्रीक सा, उसमें से फूल निकलता है, फूल के वक्त इसको एक स्प्रे करनी पड़ती है इसमें, और उसके बाद उसका साइज़ वहाँ से भी कुछ जब शुरू होता है उसमें स्प्रे करनी पड़ता है कि उसका साइज़ बढ़ जाए। उसमें जो होता है कि वो अगर हम इसको डालते हैं उसकी दवाई, तो उसमें ये होता है कि जो कमज़ोर होते हैं ना बेरीज, वो गिर जाते हैं, वो बड़े रह जाते हैं, सिर्फ वही मैच्योर होते हैं। अगर कमज़ोर भी साथ साथ चलते रहें तो वो जो बड़े होते हैं वो भी मैच्योर नहीं होंगे, तो दूसरे मैच्योर होते हैं, उस वजह से भी इसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। अच्छा मकसूद भाई, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जी जैसे मकसूद भाई अपने पूरी 10-12 साल का इनका जो एक्सपीरियंस है इसको काश्त करने का, इसकी बीमारियों से लड़ने का, इसके अच्छी पैदावार लेने का, और इसकी मार्केटिंग, अभी मार्केटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे जो बागबान बाग लगाते हैं या जो भी इस तरह की कोई फसलात जो हैं वो लगाते हैं, तो फिर सबसे बड़ा इशू होता है मार्केटिंग का। मकसूद भाई, हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी इकसाम हैं जो टेबल वैराइटीज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको जूसेस फैक्ट्रियों की जो है वो ज़रूरत होती है। तो अगर मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स सेट किए जाएं और भावलपुर, मुल्तान, साउथ पंजाब के अंदर आपको लगता है कि इसकी अच्छी मार्केट डेवलप हो सकती है? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कोई लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या उनके मार्केटिंग एग्री मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी कोई सपोर्टिव रोल अदा कर सकते हैं काश्तकार के लिए? जी बिल्कुल, मार्केटिंग में गवर्नमेंट के महकमे बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें से आप ये देखें कि मार्केटिंग का ज़िम्मेदार तो मंडी में भेजना है, मंडी में जो मंडी वाला रेट लगाएगा वही होगा, उसमें मिडल मैन भी होगा, उसमें हाकिर भी होंगे, उसका मंडी का खर्चा भी होगा। तो वहाँ पे ज़िम्मेदार को, अगर ज़िम्मेदार से आप 100 रुपये में ख़रीदते हैं तो मार्केट में 200-250 में बिकता है। अगर ज़िम्मेदार से 50 रुपये खरीदते हैं वो मार्केट में जाके 200 का बिकता है। तो ज़िम्मेदार को इतना फ़ायदा नहीं होता उसमें,
उसमें मिडिल मैन कमा लेता है डायरेक्ट, और जो हमारा रिटेल प्राइस है उसको भी कम मिलता है और जो ज़मींदार है उसको भी कम मिलता है। जो दरमियान में लोग हैं वो ज़्यादा इसमें कमा रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि मार्केट में एक तो ये कि टेबल वैरायटी जितनी मार्केट में जाएगी, अगर कम जाएगी अच्छी जाएगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर इन इलाकों में कोई फैक्ट्रियाँ लगा दें, जूस की फैक्ट्रियाँ लगा दें, या कम से कम प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे दें, उसमें कोई टैक्स फ्री कर दें, कोई जोन इस तरह से बना दें कि जी ये अगर आप फैक्ट्री लें तो 4 साल के लिए 5 साल के टैक्स फ्री होगा। तो अगर फैक्ट्रियाँ डायरेक्ट ज़मींदारों से ख़रीदेंगी, एक तो ज़मींदार का वो पूरा फ्रूट सेल हो जाएगा और एट ए टाइम ही हो जाएगा, उसमें ज़्यादा बादरेशन नहीं होगी। मतलब फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है जी आप एक ट्रक भर के ले आएँ, वो इकट्ठा सारा ले लेती हैं, 1-2 दिन में अपने कटाई की और सारा जाके सेल कर दिया, आपकी जान छूट गई। मार्केट में तो डेली के हिसाब से जाता है ना, 50 क्रेट, 60 क्रेट, 100 क्रेट, 80 क्रेट दे दिए। वो फैक्ट्रियाँ ट्रकों के हिसाब लेते हैं, ठीक है जी आप अपना माल लें, जैसे गन्ने की ट्रालियाँ जाती हैं फैक्ट्री में, इसी तरह से इसकी ट्रालियाँ जाती हैं। तो उसमें मार्केटिंग में गवर्नमेंट ये सपोर्ट कर सकती है कि फैक्ट्रियाँ लगा दे, खुद लगा दे, अगर नहीं लगा सकती तो कम से कम पब्लिक सेक्टर को इंसेंटिव दे दे। और अगर ये इस तरह का माहौल इसमें बन जाए पंजाब में, तो आप यकीन करें कि ये ग्रेप की फसल इतनी आपको ज़्यादा इनकम देगी कि आप बाकी कोई भी फसल इतना नहीं दे सकती, कोई भी बाग इतना नहीं दे सकता जितना ये ग्रेप्स दे सकता है। इसमें ये होता है कि फिर मतलब अब जूस की फैक्ट्रियाँ हैं, सिरका बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, फिर लोगों को इंसेंटिव दें, उनको ये नॉलेज दें, जैसे हम किशमिश बनाते हैं। अब देखें पेशावर में बनती है, उधर बनती है, यहाँ पे अंगूर अगर 100 रुपये किलो फ़रोख्त होता है, किशमिश 400 रुपये किलो फ़रोख्त होती है। अगर ज़मींदारों को ये माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया जाए, या कोई ऐसा काश्तकार जो फैक्ट्री लगाना चाहे उसको इंसेंटिव दे दिया जाए कि वो अपनी फैक्ट्री में किशमिश बना ले, तो वो एक दिन में उतारेगा और अपना दूसरों का किशमिश बना लेगा, उसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा। अगर जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ज़मींदार, ये मार्केटिंग में उसको नुकसान होता ही रहेगा। ये ज़रूरी है कि किशमिश के लिए, सिरके के लिए या जूसेस के लिए ये जब तक ये इंडस्ट्री नहीं लगेगी ना, उस वक्त तक ये हमारा कामयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अहमियत की हामिल हैं कि हमारे वो काश्तकार या हमारे वो दोस्त जो नई बागबानी करना चाह रहे हैं, तो वो इन तमाम मराहिल को देखें कि जिससे एक जो बागबान हैं अंगूर के वो गुज़रे हैं, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो तजुर्बात हैं वो उन्होंने हमारे साथ जो है वो शेयर किए हैं, उनके मसाइल भी और उनके फ़ायदे भी, उनकी बीमारियां भी, उनकी मार्केटिंग भी और उसके अखराजात भी और उसकी आमदनी भी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने शेयर की हैं। और अभी हम चलते हैं ज़रा आपको भावलपुर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद का जो बाग है वो दिखाते हैं कि वो उसके ऊपर कितनी उसकी लागत है, कितनी आमदनी है, और 1 एकड़ में कितने पौधे जो हैं वो कामयाब हैं और उससे कितना मुनाफा जो है वो आप कमा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे प्रोग्राम में पहले हम अंगूर के हवाले से, अंगूर की मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो तमाम उसकी प्रोडक्शन, उसकी जो काश्त है, उसकी मार्केटिंग, उसकी बीमारियां, सब चीज़ें हमने डिस्कस की। बहावलपुर में ऐसा अमरूद जो है वो हो रहा है जिसका जायका शायद कहीं मतलब मिलता हो। मैंने लाड़काने का अमरूद जो है वो भी खाया है, शरकपुर के जो अमरूद हैं वो भी खाए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के, मुल्तान में भी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं। लेकिन भावलपुर में जो अमरूद है, अमरूद की अब बागबानी, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा बागबानी के हवाले से है भावलपुर के अंदर कि उसकी क्या सूरत हाल है, तो वो अभी हम पहुँचे हैं झांगीवाला रोड पे, जहाँ एक अमरूद का बाग है और बहुत अच्छी पैदावार। हम ये देखेंगे कि कितने साल में ये पौधा जो है वो फल दे रहा है, कितने बाय कितने पर लगा है, इसकी कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके लिए लोग जो हैं वो क्या इक़दाम कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के और ये खूबसूरत बाग की जो है वो यकीनन आपको सैर भी कराएंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद जुल्करनैन, जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, और वो इस बाग को जो है उन्होंने लगाया है और अब उसको लेकर चल रहे हैं और आइडियल पैदावार जो है वो ले रहे हैं। आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे शौक़ हुआ कि बागबानी जो है वो होनी चाहिए? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगा। सबसे पहले तो हमने ये लगाए थे, अंगूर लगाए थे। उसके बाद फिर यहीं दूर दराज इलाकों में हमने विज़िट किए, अमरूद के बाग देखे, तो फिर वहाँ से हमें शौक़ हुआ। हमने फिर ये चिश्तियाँ से परचेज़ किए इसके पौधे, और 2 साल पहले हमने यहाँ पे लगाए, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पहले साल में इन्होंने हमें फल दिए। अच्छा। और ये साल में 2 बार फलता है, और इसको छोटी सुराई कहते हैं इस पौधे को। ठीक है।
और ये एक सर्दियों में और एक गर्मियों में। जुलाई में गर्मियों में आता है और सर्दियों में अपना फरवरी में। अच्छा हाफ़िज़ साहब ये बताइएगा कि बहावलपुर के हवाले से ट्रेंड है जी, यहाँ पर खजूर होती होगी, यहाँ पर बस गंदम और कपास होती है, लेकिन ये तजर्बा जो है वो यकीनन अमरूद का इस हवाले से पहले यज़मान के कुछ इलाकों में यकीनन ये होता रहा है, लेकिन इन इलाकों में अब आप समझते हैं कि जो सोच थी आपकी कि कितनी पैदावार ये दे सकता है या कामयाब हो सकता है या पता नहीं होएगा, तो वो अब कामयाब है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब है, हम बिल्कुल एग्री हैं इसके ऊपर। ये जिस तरह से लगाएं कामयाब, ये बहुत ही अच्छी फसल है इसकी। अच्छा। और ये पौधा भी इसका 5 फुट तक रहेगा, इसके ऊपर जाता भी नहीं है। ठीक है, 5 फुट तक इसकी हाइट रहती है और यहीं पे ये फल देता है, इससे बढ़ता भी नहीं है ना बढ़ने देना है इसको, यहीं पे इसको रखना। अच्छा। और ये यहाँ पे अब काफ़ी लोगों ने लगाए भी हैं पौधे, तकरीबन 8x4 के लगाए हुए हैं, लेकिन हमने 8x5 पे लगाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लगाया वैसे इसने हमें फल दिए, हम बहुत एग्री हैं इसमें। अच्छा। और इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा। तो 4x4 पे जो हैं वो भी बहावलपुर में लगे हुए हैं अमरूद, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो है 5x4 का। आप क्या 5x8 का आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो अमरूद आपका लगा हुआ है, इसकी कितना टाइम पे इसको प्रूनिंग की और कटिंग की ज़रूरत होती है, और कितना ज़रूरी है कि इसको वक्त पर जो है इसकी कटिंग की जाए? अगर वक्त पर ना की जाए तो क्या फिर फल को नुकसान हो सकता है? हाँ जी, इससे फल को ये नुकसान होता है कि अगर आप टाइम पे कटिंग ना करें। कटिंग हमारे टाइम पे इसलिए होती है कि जैसे ये फल तैयार होता है, फल उठाने के फ़ौरन ही कुछ 10-15 दिन के बाद इसकी कटिंग करना लाजमी है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ये दूसरा फल उठा लेता है। अगर वो हम टाइम पे ना करें तो फिर ये नया फल सही तरह से नहीं उठाता, पौधा भी थोड़ा जद में आ जाता है, तो इसीलिए इसकी कटिंग टाइम पे करना लाजमी है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ट्रेन करते हैं लेबर को? हाँ जी, लेबर ट्रेंड ही होती है हमारी सारी, जो कटिंग करते हैं उन्हें प्रॉपर पता होता है किस तरह से कटिंग करनी है, कैसे कैसे साइडों से, हर चीज़ उन्हें पता होता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये फराज भाई दिखाएंगे कि ये फल जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इस दफ़ा इसके ऊपर लगा हुआ है, बहुत शानदार लगा हुआ है, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं कि औसत तो ज़ाहिर बात है अभी इसका अंदाज़ा नहीं होएगा, क्योंकि अभी ये पकने के मराहिल में है। कुछ जो फल है वो पक भी गया, बल्कि अभी हमने खाया भी है। कभी किसी कहीं से कोई 1-2 अमरूद मिले तो ले आइएगा, ताकि हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं पक्के से, कोई अच्छे से। और मैंने जो टेस्ट यहाँ पर किया है, मुझे वो टेस्ट पहले कभी सॉफ्ट और बहुत मीठा और बहुत शानदार। आपसे ये बताइएगा कि ये कमर्शियल बुनियादों के हवाले से अगर हम जुल्करनैन भाई बात करें तो कपास, गंदम और फिर ये बागबानी, और ये बागबानी में भी ये नया ट्रेंड कितना बेनिफिशियल है हमारे ख़ित्ते के लिए, और लोगों को क्या कहेंगे कि क्या इस तरफ आना चाहिए? हाँ जी, मैं इसका यही मशवरा दूंगा लोगों को कि ये बागबानी वाली साइड पे ज़्यादातर तवज्जो करें, क्योंकि हमारी जो रिवायती फसल है कपास और गंदम, उसके हिसाब से देखा जाए तो जितना वो प्रॉफिट देती है उससे दुगना ये दे के जाता है। अगर 1 एकड़ का हिसाब लगा लें तो ना इतनी गंदम देती है आपको, ना ही कपास देती है जितना कि इसका बेनिफिट है आपको, तो इस पे तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए लोगों को। अच्छा। इसका फ़ायदा भी बहुत है। बिल्कुल ठीक है। इस ये प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा। इसका 1 एकड़ मैक्सिमम 5 से अपना 6 लाख तक आराम से सेल हो जाता है, अगर आप सही तरीके से उसे मेंटेन करें तो, अच्छे तरीके से अगर सेल कर पाएँ तो। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अगर उसको फल, ये तो अभी आपका कितना साल है? कौन सा? ये हमारा तीसरा साल जा रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा फल भी है इसका हमारा। हाँ अच्छा जी, तीसरा साल है जी। इसको 3 साल पहले जो है वो लगाया गया था। अमरूद जो है वो भाई ले आए हैं। ये देखें जी, ये इसका साइज़ है और बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मीठा है। अच्छा, फल के हम देख रहे हैं कि कुछ पौधों पे फल जो है वो तकरीबन तैयार भी है और कुछ तैयारी के मराहिल में भी है। बीमारी के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर क्या हालात हैं? बीमारी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे जब गंदम और कपास की प्रॉपर ये तैयार होते हैं तो उसके लिहाज से वो जो एक उससे थ्रिप्स बुलाते हैं वो इसमें आ जाती है, और एक छोटी मक्खी होती है जिसकी वजह से कीड़ा इसमें लगता है। उसके लिए हमने जगह जगह पौधों के साथ बोतल लगाई हुई है, वो इसकी एक मेडिसिन होती है। हाँ जी, वो होती है, उससे ये अपना मक्खी इसमें आती नहीं है, वो बोतल में जाके वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दूसरी से वो अपना फंगस होती है जो इस पौधे के नीचे लगती है। अच्छा। हाँ जी, तो वो अगर लग जाए तो वो पूरा पौधा ही आपका डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके लिए हम इसके 1-1.5 महीने बाद वो फिर इसकी मेडिसिन होती है, वो हम नीचे इसे फ्लैट कर देते हैं पानी में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर मेडिसिन फ्लड करते हैं कितने अरसे बाद? ये 2-3 महीनों के बाद वो कर देते हैं कि कोई भी पौधा यहाँ पे ना ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी उसे लग जाए तो वो फिर डैमेज हो जाता है।
अच्छा, उसे डैमेज ना हो, कि वो पहले ही हम उसे कर देते हैं कि प्रॉपर ही मेंटेन रहे पौधा। चलते हैं ज़रा बाग की सैर भी कराते हैं अपने नाजरीन को हाँ जी, कि चलिए कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा जी, अभी हम यहाँ एक पौधे पे पहुँचे हैं जहाँ फल जो है वो तकरीबन तैयार है और बहुत खूबसूरत जो है वो इसमें मैं देख रहा हूँ। अच्छा जुल्करनैन भाई, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसमें कुछ अमरूद हैं जो अंदर से सुर्ख हैं और कुछ हैं जो आम सफ़ेद है। इसकी क्या वजह, आपने दो अक़साम कोई ये बस जहाँ से हमने पौधे लिए थे, शायद उनकी मिस्टेक की वजह से 3-4 पौधे हमें मिल गए थे जो अंदर से बिल्कुल रेड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बाकी ये इसको ये छोटी सुराई है, ये लगाने के बाद इसको बताया जाता है कि ये अपना टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर हमने ये छोटी सुराई के नाम से होता है ये पौधा जो हमने लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे बीमारियों के कंट्रोल के हवाले से, तो जो यहाँ पर महकमा ज़राअत है या हार्टिकल्चर का महकमा भी है, वो लोग भी कभी आके आपका एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा है या आपके कोई इस तजर्बे को देखा है, या जहाँ पर आपको मुश्किलात हों तो उन्होंने कुछ बताया है कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें? हाँ जी, जब कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो हमें समझ ना आ रही हो, तो फिर हम उनसे रब्ता करते हैं। फिर उनके आते हैं लोग महकमे के, वो भी आके चेक करते हैं, फिर वो हमें गाइड भी करते हैं अच्छी तरीके से कि इसको ये ना कि ये चीज़ करें, इससे आपका फॉर्म अच्छा रहेगा। अच्छा, तो गाइड अच्छी तरह करते हैं, अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं वो हमें। लेकिन इसमें यह है कि वो बेहतरी थोड़ा सा और भी वो उनका चाहिए कि महकमा ज़राअत को इसमें थोड़ा सा इनपुट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। अच्छा जुल्करनैन भी, एक चीज़ और भी कि एक जो बागबानी रिवायती थी, किन्नू की बात करें, आम की बात करें या अमरूद की बात करें, हाँ जी, कि जी 1 एकड़ में 30 पौधे लग गए, 40 लग गए, 50 लग गए, ठीक है ना, तो उससे काम चल रहा था। अब जो इसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी ही कहते हैं, हाई डेंसिटी, सेमी डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी, तो उसके ऊपर जब अब लोग जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो जो रिवायती बागबानी थी कहीं पर अब वो बिल्कुल कहीं पीछे रह जाएगी और इसको आगे निकलना होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बहुत ही पीछे रह चुकी है इससे, अब ये बहुत ही आगे है उससे और ये बहुत ही एडवांस्ड है। आप देखें इस हाइट में पहले मैंने नहीं देखे अपनी उम्र में कि इतनी हाइट में पौधा फल देता हो हमें। सही। अमरूद के पहले देखें या किन्नू के देख लें, वो भी इतने बड़े बड़े दरख्त बन जाते थे, उसके बाद वो फल देते थे। सही। ये अब यहीं पे रहता है और यहीं पे इसने फल देना है। अच्छा, और ये अब देख लें जैसे न्यू जनरेशन आ रही है, वैसे ये भी एक न्यू जनरेशन का ही पौधा है और यहीं पे रुक के फल देता है हमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने के हवाले से भी बताइएगा कि इससे कितना मुतमईन है और इसको आगे लेकर जाने के हवाले से क्या प्लान्स हैं? हाँ जी, इससे हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हुए इंशाल्लाह। अब ये हमारा एक तो एक्सपीरियंस भी था इसमें। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं कोई 10 से 15 एकड़ इसमें और भी इसमें लगाना चाह रहा हूँ और भी इसे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी फसल है। यानी भावलपुर की सरजमीन जो है वो इन बागबानी के लिए और अमरूद के लिए आप समझते हैं अच्छी हाँ है? जी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है ये। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह का भी आप बाग लगाएं इस पे कामयाब होगा। जिस तरह का भी बाग लगाया जाए इस पे कामयाब होगा। इसकी मार्केटिंग के हवाले से ज़रा जो है वो बात करते हैं। जुल्करनैन भाई, मार्केटिंग किसी भी चीज़ की बड़ी मुश्किल जो है वो अहम मरला होता है, अहम मरला। तो आपको इसकी मार्केटिंग मंडी में ले जाते हैं, यहीं पर फ़रोख्त होता है, या इसके फ्यूचर के हवाले से आपको क्या लगता है? फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो ये जब अगर हमने इसे बढ़ा लिया तो ये फिर एक्सपोर्ट ही होगा। यहाँ पे नहीं इतना सेल हो सकता, लेकिन मंडी में लेकर जाने के लिए नहीं होता, इतना सेल हो जाता है कि यहाँ के लोगों को भी पूरा नहीं होता ये। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको कि बाज़ औक़ात तो कुछ गाहक ऐसे होते हैं कि वापस चले जाते हैं, उनके लिए फल खड़ा भी नहीं होता देने के लिए। अच्छा, हाँ जी, मंडी में भेजने के लिए हमें होता भी नहीं कि हम मंडी में भेजें, यहीं पे सारा सेल हो जाता है। अच्छा, इतना पसंद करते हैं लोग इसको। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है कि जब इसके ऊपर ज़्यादा काम होएगा तो इसकी मार्केटिंग और एक्सपेंड होएगी और ये बाहर भी पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी जो है वो भेजा जा सकता है? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, लाजमी जाएगा। अगर आप इस पे तवज्जो देंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि अगर यहाँ पे ना तो एक्सपोर्ट तो लाजमी होगा, लोग पसंद करेंगे इसको। जो लोग काश्तकारी से मायूस हैं, जो लोग रिवायती बागबानी से मायूस हैं, उनको क्या आप राय देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे नए ट्रेंड के हवाले से, नई टेक्नोलॉजीज़, नई राहें और इस तरह की नई जिद्दत जो है उसके हवाले से? और दूसरा जो तालिब इल्म तबका है जिनके पास अपने कुछ 4 एकड़ को 2 एकड़ कुछ ज़मीन है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि जैसे आप अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं और साथ में ये बागबानी भी कर रहे हैं, तो क्या सजेशन होगी उनके लिए भी? उनके लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास है तो आप अगर इसको मुनासिब तरीके से अगर लगा सकते हैं तो लगाएं, इसका बहुत फ़ायदा है। आपकी जितनी भी रिवायती फसलें हैं उनसे बहुत ही बेनिफिट है, इसमें ना ज़्यादा आपकी मेहनत है
बस काम तो मुलाजिम ही करते हैं, होता है थोड़ा सी निगरानी है, वो आप आगे उन्हें समझाएं किस तरह से काम करना कैसे नहीं करना। लेकिन ये है कि वो आपकी जो रिवायती फसलें हैं उनमें से ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देती है, इसका ये बहुत फ़ायदा है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर कर सकते हैं तो इसको लाजमी बढ़ाएं। तो इसमें कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल भी नहीं है, किसी तरह की कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, बहुत पुरअमन काम है, बहुत सुकून का और बहुत मज़ा आता है काम करने का। अच्छा। हाँ जी। आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। सुबह मैं कॉलेज, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंडरी भी क्लियर है, सुबह कॉलेज जाते हैं, शाम को फिर सारा टाइम यहीं पे देते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई आपके वक्त का। और आज हमने प्रोग्राम किया, हमने बहावलपुर में अंगूर की फसल भी दिखाई और बहुत सारी अक़साम जो हैं वो आपको दिखाई, उनकी पैदावार, उनकी बीमारियां और उनके बाकी जो मसाइल हैं और उनकी मार्केटिंग के उस हवाले से बात की। और अमरूद जो है बहावलपुर का, जब आप अगर आप बहावलपुर में नहीं रहते, बहावलपुर से बाहर हैं, तो बहावलपुर का अमरूद जो है वो कभी आप आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको इस जैसा टेस्ट जो है वो कहीं नहीं मिला होगा। हमारे कुछ अगले प्रोग्राम्स भी बागात के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से ही होंगे, और क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो नए तजर्बात हो रहे हैं वो हम आपके सामने रखें, और ये ज़्यादा बेहतर है हमारे उन लोगों के लिए जो रिवायती काश्त जो है वो कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।